हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज जो हमारी क्लास चल रही थी मैप ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मैप से जो हम रिवीजन कर रहे थे उसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो क्लास नंबर 2 में जाकर देख सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की पूरी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है उत्तर प्रदेश विशेष की, और उत्तर प्रदेश विशेष के मैंने पूरी पीवाईक्यू भी करा दिए हैं। पूरी 8 क्लासों में पीवाईक्यू हो चुके हैं, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला है इसमें भक्ति आंदोलन, यानी उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस किसने की थी। जैसे ब्रज मथुरा वाले क्षेत्र में सूरदास ने की थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत, और तुलसीदास ने बांदा वाले क्षेत्र में की थी। तुलसीदास ने बांदा वाले क्षेत्र में, और वाराणसी में की थी कबीरदास, रैदास और वल्लभाचार्य ने। वाराणसी में थे कबीरदास, रैदास और वल्लभाचार्य। और रामानंद कहाँ से थे? प्रयाग से, यानी प्रयागराज से रामानंद। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए थे? 9। उन अधिवेशनों को देखने का प्रयास करते हैं कौन सा कहाँ हुआ था। जैसे लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, 1899, 1916 और 1936 के अधिवेशन। 1899 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने, और 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखते हैं बनारस में एक अधिवेशन हुआ 1905 में। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए थे। 1888, 1892 और 1910। 1888 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। 1892 वाले की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और 1910 वाले की थी विलियम वेडरवन। 1910 के अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरवन ने की थी। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। अब देखते हैं अगला है मेरठ अधिवेशन। मेरठ में हुआ था 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। 3 लखनऊ में, 3 इलाहाबाद में, 6 हो गए। 1 बनारस में, 1 कानपुर में, 1 मेरठ में, टोटल 9 अधिवेशन। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की बोलियां। तो यहाँ पर इस रोहेलखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है उर्दू। खड़ी बोली जाती है पश्चिमांचल में। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जितने भी जिले हैं, यहाँ पे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बागपत, इन क्षेत्रों में बोली जाती है खड़ी बोली। ब्रज, यहाँ पर बोली जाती है ब्रज भाषा। मथुरा, आगरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा। यहाँ पर बोली जाती है बुंदेली। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। अवधी, यहाँ पर अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है अवधी। कुछ कन्नौज वाले क्षेत्र में कन्नौजी भी बोली जाती है, यानी अवध वाले क्षेत्र में अवधी और कन्नौजी बोली जाती है। पूर्वांचल में बोली जाती है भोजपुरी। पूर्वांचल वाले क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। और इस वाले क्षेत्र में कुछ पार्ट में इसके संस्कृत भी बोली जाती है। जो वाराणसी वाला एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पर संस्कृत भी बोली जाती है। और बघेलखंड वाले इलाके में बोली जाती है बघेली। बघेलखंड वाले क्षेत्र में बघेली भाषा बोली जाती है। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कहाँ कहाँ कितनी है। सबसे ज़्यादा जो उच्चतम साक्षरता दर पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमांचल में। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, दिल्ली वाले, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यानी एनसीआर वाले क्षेत्र में उच्च साक्षरता पाई जाती है। और सबसे निम्न साक्षरता वाला क्षेत्र है ये वाला पूरा क्षेत्र, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर वाला क्षेत्र, ये निम्न साक्षरता पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी निम्न साक्षरता पाई जाती है। मध्यम साक्षरता पाई जाती है। जितना भी उत्तर प्रदेश बाकी क्षेत्र बचा उसमें पाई जाती है मध्यम साक्षरता। इस वाले क्षेत्र में मध्यम साक्षरता पाई जाती है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ। कौन कौन से एनजीओ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जैसे पहला है
उत्तर प्रदेश के एनजीओ देख लेते हैं। एनजीओ क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्वयं सहायता समूह की तरह काम करते हैं। यानी ये एनजीओ का पूरा टॉपिक पॉलिटी में भी आता है। एनजीओ जो है सरकार पर दबाव बनाने का भी काम करते हैं, किसी भी कार्य कराने के लिए, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एनजीओ हैं? जैसे है संकल्प फाउंडेशन। ये प्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, जीएस पेपर 5 में, जीएस पेपर 5 का एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख एनजीओ। तो यहाँ से पूछा जा सकता है एनजीओ का क्या महत्व है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एनजीओ हैं। तो देख लेते हैं। पहला है संकल्प फाउंडेशन। संकल्प फाउंडेशन महिला और बाल विकास के लिए कार्य करता है। अगला है प्रगति पथ। खुशी फाउंडेशन, गुड़िया भारत एनजीओ वाराणसी में स्थित है। ये बच्चों की तस्करी, यौन शोषण बचाव आदि का कार्य करता है, गुड़िया भारत। फूड फॉर लाइफ वृंदावन, कहाँ पर है ये? खाद्य सुरक्षा के लिए काम करता है, फूड फॉर लाइफ वृंदावन। कुशीनगर सेवा समिति, ये भी एक एनजीओ है उत्तर प्रदेश का। पंचशील ग्राम विकास संस्था। शिक्षा पहुँच यानी प्रथम फाउंडेशन, ये है प्रथम फाउंडेशन किसके लिए कार्य करता है? शिक्षा की पहुँच के लिए। बचपन बचाओ फाउंडेशन। अगला है साथी उत्थान लक्ष्यम, ये कुछ अन्य एनजीओ हैं, साथी उत्थान और लक्ष्यम। एक है होप फाउंडेशन। होप फाउंडेशन अल्पसंख्यकों के लिए मुद्दे उठाता है और उनकी सहायता करता है, होप फाउंडेशन। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। यह भी मेंस का टॉपिक है। जैसे भारत नेपाल खुली सीमा, ये एक बड़ी चुनौती है। यहाँ से तस्करी की जाती है, अपराधी अपराध करने के बाद में नेपाल भाग जाते हैं। यहाँ से जाली मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की बहुत अत्यधिक मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। सांप्रदायिक हिंसा प्रभावी क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, यानी पश्चिमांचल वाला क्षेत्र, चंबल वाला क्षेत्र कहलाता है ये सब क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं, चुनौती उत्पन्न करते हैं। गरीबी तथा आर्थिक असमानता, ये भी एक चुनौती है। कहाँ पर पाई जाती है? बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गरीबी और आर्थिक असमानता। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ये पूरा चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये पूरा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है। हालांकि इसमें अब नक्सलवाद कम हुआ है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं खनिज संपदा उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। यहाँ से प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। जो 12 जिले 1974 में, इसने 12 जिलों को उत्तर प्रदेश के खनिज बहुल जिला घोषित किया। कितने जिलों को? 12। अब देख लेते हैं कौन से जिले में कौन सी खनिज पाई जाती है। जो खनिज पेटी है उत्तर प्रदेश की वो ये है, अधिकतर खनिज यहीं मिलेंगे आपको इस नीचा वाले क्षेत्र में। तो 12 जिलों में देखते हैं। जैसे बांदा में किस खनिज का उत्पादन होता है? बॉक्साइट का, डोलोमाइट का और कांच बालू का। बॉक्साइट, डोलोमाइट और कांच बालू बांदा में। प्रयागराज से पोटास और कांच बालू का उत्पादन होता है, पोटास और कांच बालू। चित्रकूट से कांच बालू। मिर्ज़ापुर से ग्रेफाइट और बेराइट, मिर्ज़ापुर से ग्रेफाइट और बेराइट। चंदौली से बॉक्साइट और डोलोमाइट, चंदौली से बॉक्साइट और डोलोमाइट। सोनभद्र इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी से कोयला निकाला जाता है। पोटास, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं? सोनभद्र से। महोबा में सेल खड़ी, जिप्सम और डायस्पोर। महोबा से सेल खड़ी, जिप्सम और डायस्पोर का उत्पादन होता है। ललितपुर इंपॉर्टेंट है। ललितपुर पूछा गया है कि तांबा और यूरेनियम का उत्पादन कहाँ से होता है? कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? ललितपुर में। तांबा और यूरेनियम ललितपुर। प्लेटिनम भी ललितपुर में पाया जाता है, प्लेटिनम भी ललितपुर में। झांसी से कांच बालू, जिप्सम और सेल खड़ी। तो ये हमने देखा उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के शुष्क पर्णपाती वन,
यानी उत्तर प्रदेश में वन कहाँ कहाँ कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये पूरा तराई वाला क्षेत्र है, ये पूरा ऊपर वाला जो है ये तराई वाला रीजन है। इस रीजन में कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पूरे में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ। और सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन उत्तर प्रदेश में है सोनभद्र में, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी यहीं रहती हैं। और न्यूनतम वन पाए जाते हैं, सबसे कम वन है भदोई में, सबसे कम वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में भदोई जिले में। और जो ये बीच वाला क्षेत्र बचा, यहाँ पाए जाते हैं उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? मुरादाबाद, आगरा। मुरादाबाद और आगरा में सोलर सिटी परियोजना शुरू की गई है। तो सोलर सिटी परियोजना में किन दो शहरों को शामिल किया गया है? मुरादाबाद को और आगरा को। उत्तर प्रदेश का तैरता हुआ सोलर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर है? औरैया में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र तैरता हुआ सोलर ऊर्जा प्लांट औरैया, औरैया जिले में स्थित है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के केंद्र हैं, जैसे सोलर सिटी हो गई ये सब। तो सौर ऊर्जा पार्क बनाए जा रहे हैं यहाँ पर सब में, प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर में। अगला देखते हैं पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। सूर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। सांडी पक्षी विहार है हरदोई में, सांडी है हरदोई में। समसपुर है रायबरेली में। विजय सागर है महोबा में, विजय सागर महोबा। लाख बहोसी है कन्नौज में, लाख बहोसी कन्नौज। पटना पक्षी विहार है एटा में, पटना पक्षी विहार एटा में। ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में, ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में। ये सब याद कर लेना आप, मिलान करा लेता है वो। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जलप्रपात, जैसे एक है सिद्धनाथ दरी, लखनिया दरी, टांडा जलप्रपात। ये सब है मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। सिद्धनाथ दरी, लखनिया दरी और टांडा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। राजदरी, देवदरी ये दोनों हैं चंदौली में। राजदरी और देवदरी चंदौली में स्थित हैं, राजदरी और देवदरी चंदौली में स्थित हैं। ये कहाँ पर हैं? मिर्ज़ापुर में। ये मिर्ज़ापुर में स्थित हैं। राजदरी और देवदरी चंदौली में स्थित हैं। मुखा जलप्रपात है सोनभद्र में, मुखा जलप्रपात सोनभद्र, मुखा जलप्रपात है सोनभद्र में। राजदरी देवदरी चंदौली में। सिद्धनाथ दरी, लखनिया दरी और टांडा दरी, सिद्धनाथ, लखनिया और टांडा ये तीनों हैं मिर्ज़ापुर में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में अपर्दन, यानी अपर्दन क्या होता है? अपर्दन एक होता है मृदा अपर्दन। अपर्दन कई प्रकार से हो सकता है, यानी मिट्टी के कटाव को ही जब वायु या जल द्वारा मिट्टी एक स्थान से उठाकर हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है, तो इसे बोलते हैं अपर्दन। अब ये अपर्दन उत्तर प्रदेश में कई प्रकार से हो सकता है, कई प्रकार से होता है। जैसे एक होता है जलीय अपर्दन और एक होता है मृदा अपर्दन। यानी मृदा अपर्दन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जल द्वारा और एक वायु द्वारा। तो जल द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र है वो है तराई वाला रीजन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। तो जलीय अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तराई वाले रीजन में होगा। परत अपर्दन कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? अच्छा, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वो है ये वाला क्षेत्र, यानी पूर्वांचल वाला। गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज ये सब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और अब देखते हैं कि वायु अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में दो जिलों का नाम आता है। पहला आगरा और दूसरा मथुरा। जो आगरा और मथुरा वाला रीजन है ये वायु अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अच्छा, अवनाली का अपर्दन कहाँ होता है? और अवनाली का
अवनालिका अपर्दन के लिए जो सबसे प्रमुख जिम्मेदार नदी है उसका नाम है चंबल नदी। और चंबल नदी कहाँ पर बहती है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, इस वाले एरिया में बहती है चंबल नदी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? अवनालिका अपर्दन। यहीं पर चंबल नदी की अवनालिकाओं में चंबल के डाकू पाए जाते हैं, यानी उन्हें छिपने के लिए रास्ता मिल जाता है। अवनालिका नदी जो होती है ना, वो अपर्दन करते करते, मिट्टी का कटाव करते करते ऐसे बीहड़ बना देती है और गड्ढे बना देती है बड़े बड़े, जहाँ पर एक नदी जैसे उसके कई रास्ते हो जाते हैं, उसके कई तरंगे निकल जाती हैं नदी की, एक उधर से निकल गई, एक इधर से, एक इधर से। तो इस प्रकार जैसे एक नदी आई, जैसे मान लो ये चंबल नदी आ रही है, चंबल नदी आई, अब इसने यहाँ आके क्या करा, एक इधर को निकल गई इसकी धारा, एक इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई। तो यहाँ पे बीहड़ बना देगी, गड्ढे बना देगी। बाद को जब इसका पानी सूखेगा तो ये गड्ढे बन जाएंगे, और ये काटते काटते चट्टानों को यहाँ पर पूरी क्या बन जाएंगी? अवनालिकाएं बन जाएंगी। तो जहाँ पर छिपने के लिए डाकुओं को जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाकू पाए जाते हैं, चंबल के डाकू, नाम सुना होगा आपने। तो हमने ये देख लिया परत अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र है। ये पूरा जो क्षेत्र है बीच वाला जो बचा, ये परत अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है, ये पूरा परत अपर्दन से। अब देखते हैं आगे। परत अपर्दन भी किससे होता है? जल द्वारा और वायु द्वारा ही होता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में मृदा कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला पूरा भाबर और तराई, तो इस मृदा का नाम ही है भाबर एवं तराई मृदा। यहाँ पर भाबर और तराई मृदा पाई जाती है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है भाबर, भाबर वाला क्षेत्र बताता हूँ मैं आपको कौन सा है। ये पूरा हो गया भाबर वाला क्षेत्र, और नीचे वाला जो है वो तराई वाला क्षेत्र है। जो नीला वाला बचा वो तराई वाला क्षेत्र है। तो इस भाबर वाले क्षेत्र में जब नदियाँ प्रवेश करती हैं तो अपने साथ वो कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं। तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो यहाँ पर खेती करना मुश्किल होगा, तो यहाँ पर खेती नहीं की जाती है। यहाँ पर अनुर्वर मृदा पाई जाती है, यहाँ पर ऊसर मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर कम खेती होती है। लेकिन जो इसके दक्षिण में तराई वाला रीजन है, इस तराई वाले रीजन में मिट्टी पाई जाती है आर्द्र और नमी युक्त। यहाँ पर नमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो नदियाँ भाबर वाले क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो गई थी, पत्थरों के नीचे विलुप्त हो गई थी, वो अपना जो निकलेंगी जाके वो तराई वाले क्षेत्र में निकलती हैं, तराई वाले रीजन में आके निकलेंगी, यहाँ आके निकल जाएंगी। तो इस रीजन में आके वो निकलेंगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी? नमी, आर्द्रता पाई जाएगी। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नमी पाई जाने के कारण ही यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर मलेरिया, डेंगू, इस प्रकार की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड वगैरह। तो हम क्या बात कर रहे थे? मृदा की बात कर रहे थे। तो मृदा जो पाई जाती है यहाँ पर भाबर और तराई मृदा पाई जाती है, और तराई वाले रीजन में जो मृदा पाई जाती है, उस मृदा में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले कि सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पादन होता है, तो तराई वाले रीजन में होता है। मुजफ्फरनगर, जितने भी नेपाल बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं और उत्तराखंड बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, गन्ना और चावल। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी? अच्छा, जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है वो नदियों द्वारा होता है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा द्वारा। तो यहाँ पर गंगा नदी का मैदान है पूरे में, इस क्षेत्र में पूरे में गंगा नदी का मैदान है। तो यहाँ पर गंगा और यमुना का मैदान है, जिस कारण यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। अच्छा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाली क्लास में मृदा को ठीक से। अभी तो फिलहाल आप ओवरव्यू ले लो इसका, ठीक है। अच्छा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? इस वाले क्षेत्र में, मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों? राजस्थान से मिला हुआ क्षेत्र भी है, और राजस्थान में अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है। और दूसरा, यहाँ पे यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी ने अपना रेत वगैरह छोड़ दी है यहाँ पे, तो उसके कारण भी यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और कारण क्या है मरुस्थल का निर्माण होने का यहाँ पे इस क्षेत्र में? एक कारण है कि यहाँ पर
वायु अपर्दन सर्वाधिक होता है। तो जब वायु अपर्दन होगा तो यहाँ पे मृदा कैसी हो जाएगी, मरुस्थलीय। अच्छा, काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का है, तो इस क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। अच्छा, यहाँ पर काली मिट्टी मिलने का मतलब क्या है, ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ये है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है बुंदेलखंड। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से, यानी दरारी उद्भेदन से। जब ज्वालामुखी क्रिया से उसका निर्माण हुआ तो नीचे से उसमें जो लावा आया, वो लावा जमने के बाद बेसाल्ट की चट्टानों में कन्वर्ट हो गया, बेसाल्ट की और डोलोमाइट की चट्टानों में। जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं वो काली अपर्दन के बाद में उनसे जो निर्माण होता है उसका निर्माण होता है काली मृदा का। बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से जिस मृदा का निर्माण होता है वो होती है काली मृदा। तो काली मृदा का निर्माण हुआ इस क्षेत्र में। और इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है बघेलखंड वाले क्षेत्र में पीली और लाल मृदा, यानी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में, विंध्यन क्षेत्र में। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक श्रेणी अवस्थित है, विंध्यांचल श्रेणी, जिसका थोड़ा पार्ट कहाँ गया है, उत्तर प्रदेश में आ गया है यहाँ तक। यहाँ पर पूरी विंध्यांचल श्रेणी स्थित है, जिसका थोड़ा पार्ट आ गया है उत्तर प्रदेश में, जिसे बोलते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। उत्तर प्रदेश में और बिहार में बोलते हैं उसे कैमूर पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर उनकी विंध्यन क्रम की चट्टानों के टूटने से जो निर्माण हुआ है वो हुआ है लाल और पीली मिट्टी का, लाल और पीली मृदा का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं, ये हम मृदा अपने मृदा वाले टॉपिक में ठीक से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, झीलें। अब झीलें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की झीलें। पहली झील है पार्वती अर्गा झील, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्वती अर्गा झील है गोंडा में अवस्थित है। बखीरा झील, बखीरा झील को तो रामसर स्थल घोषित किया गया है 2021 में। तो बखीरा झील स्थित है संत कबीर नगर में। बखीर कबीर इस प्रकार याद कर सकते हैं। अगली है रामगढ़ ताल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल अवस्थित है गोरखपुर में। रामगढ़ ताल पहले एक बहुत गंदी झील हुआ करती थी। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पुनर्निर्माण कराया, पुनरुद्धार कराया, और आज के टाइम में ये पर्यटन साइट बन गई है। पर्यटन टूरिज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साइट बन चुकी है। तो ये कहाँ अवस्थित है, गोरखपुर में अवस्थित है। अगली है राधा कुंड। राधा कुंड है मथुरा में। राधा कुंड अवस्थित है मथुरा में। आप याद रख सकते हैं, राधा और कृष्ण कहाँ के थे, मथुरा से संबंधित थे, यानी श्री कृष्ण और राधा मथुरा से संबंधित थे। तो राधा कुंड कहाँ अवस्थित है, मथुरा में। कीठम झील है आगरा में। अच्छा, इस कीठम झील का ही दूसरा नाम है एक सूर सरोवर झील। कीठम झील को ही सूर सरोवर झील बोल देते हैं। तो कहाँ अवस्थित है, वो भी आगरा में। और सूर सरोवर या कीठम झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इनमें से अधिकतर झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया है। अगली है सरसई नावर झील। ये भी कहाँ अवस्थित है, इटावा में। सरसई नावर झील अवस्थित है इटावा में, ये भी रामसर साइट में शामिल है। मदन सागर अवस्थित है महोबा में। मदन सागर महोबा। अगली है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील, अवस्थित है सोनभद्र में। यहाँ पर ये जो झील बनाई गई है ये रिहंद नदी पर बनी है। रिहंद डैम, आपने सुना होगा नाम रिहंद डैम। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, सोनभद्र में बहती है। तो यहीं पर ये झील बनाई गई है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु का ओवरव्यू थोड़ा। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो इस रुहेलखंड वाले क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जो तराई वाला रीजन है, गोरखपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर वाला, यहाँ पर पाई जाती है उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु। उप आर्द्र मध्यवर्ती। अच्छा, जो बीच का ये क्षेत्र बचा जितना भी, यहाँ पाई जाती है आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु।
आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है ललितपुर वाले क्षेत्र में आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु, आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु। इसे याद करना कठिन है, आप इतना याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आता है। यही पूछेगा आपसे अगर जलवायु से क्वेश्चन बना तो। बाकी तो हम इसे डिटेल में देखेंगे जलवायु वाले चैप्टर में। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र के दक्षिणी क्षेत्र में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जलवायु। अब देखते हैं अगला, नदियाँ देख लेते हैं। यमुना नदी पर क्या बन रहा है? एक परियोजना चल रही है यमुना नदी पर, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जा रहा है। यानी केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है एक नहर के जरिए, लिंक नहर के जरिए, लिंक नहर के जरिए। तो केन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? दोधन बांध। केन नदी पर बांध बना हुआ है दोधन बांध, और बेतवा नदी पर कई सारे बांध है। बेतवा नदी पर तो जैसे राजघाट बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है नहीं, और बाण सागर बांध, यानी बाण सागर बांध भी कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। तो ये सब इसे देख लेना आप। यमुना नदी पर केन बेतवा लिंक नहर परियोजना चल रही है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी जल में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में। गौतम बुद्ध, गाजियाबाद और जो दिल्ली का आसपास वाला एनसीआर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। आर्सेनिक की अधिकता पाई जाती है इस वाले एरिया में। कहाँ? महोबा, बुंदेलखंड और बांदा वाले क्षेत्र में आर्सेनिक की अधिकता। फ्लोराइड और आर्सेनिक दोनों की अधिकता पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में। प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है फ्लोराइड और आर्सेनिक की अधिकता। तो हमारी क्लास ये यहीं पर समाप्त होती है। यह हमारी ओवरव्यू हमने देख लिया है उत्तर प्रदेश का। अब हम अब से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के लेक्चर डिटेल में, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।